तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि इकोनॉमिक्स जो है वो डायनेमिक सब्जेक्ट है, करंट अफेयर से रिलेटेड है और उसके साथ ही ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप रेगुलर क्लास में नहीं आओगे और जब तक आप यहाँ पे जो आज पढ़ाया गया उसको घर जाके नहीं पढ़ोगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी। और साथ ही आपको ये भी मानना पड़ेगा और ये भी समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, फैक्चुअल कम है। ज्यादातर बार बच्चा जब तैयारी करता है तो वनडे एग्जाम के फिनोमेना में रहता है और जिस प्रकार से वनडे वाला फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करता रहता है, इकोनॉमिक्स के बारे में भी कई बार मैंने देखा है। सिविल सर्विसेज का बच्चा भी जो है आरबीआई की स्थापना कब हुई, एसबीआई का विलय कब किया गया, इस तरह के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करता रहता है। तो आपको इसमें नहीं उलझना है, ठीक है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन 30% इंपोर्टेंट है, खास करके इकोनॉमिक्स की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी बीपीएससी और आईएएस लेवल में 70% कॉन्सेप्चुअल चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल चीजें भी तब आपको समझ में आएगी जब आपके पास फैक्ट होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे, दोनों एक साथ, ठीक है। चलिए आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स। दोस्तों जब हम इकोनॉमिक्स करते हैं तो इसको हम हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इकोनॉमिक्स से पहले अगर हम हिंदी में अर्थशास्त्र को संधि विच्छेद करके समझें तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती है। अर्थ का मतलब है यहाँ पे धन, वहीं शास्त्र का मतलब यहाँ पे है विषय, यानी वह विषय जिसमें हम धन के बारे में अध्ययन करते हैं वह अर्थशास्त्र है, अगर एकदम सरल भाषा में बताया जाए तो। अगर इकोनॉमिक्स की सबसे सरल परिभाषा दी जाए तो वह यह है कि अर्थशास्त्र समाज विज्ञान का वह विषय है जिसमें हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण का अध्ययन करते हैं। I mean to say that economics is the subject of social science in which we study about the consumption, production, exchange and distribution of goods and services। कैसे इसको समझते हैं? मैंने अभी ये कहा कि अर्थशास्त्र में वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती है जिसका हम कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। लेकिन इस परिभाषा, सबसे सरल परिभाषा ये जो 11th-12th क्लास में बच्चा सीखता है इकोनॉमिक्स के बारे में, लेकिन इस परिभाषा को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मानव, हम अपने जीवन में क्या क्या काम और कैसे कैसे काम कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक से हम इस सब्जेक्ट को पढ़ना करेंगे क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि ज्यादातर बच्चों का इकोनॉमिक्स नहीं रहा होता है। आपने बाबर अकबर के बारे में पढ़ा हुआ है, आपने अग्नाशय आमाशय के बारे में पढ़ा हुआ है, आपने संधि विच्छेद और विलोम शब्द जो हिंदी में होते हैं उनके बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक्स ज्यादातर बच्चा पढ़ा हुआ नहीं होता है। तो बहुत ही बेसिक से उठाएंगे। अगर हम बात करें मानव की या ह्यूमन बीइंग की तो हमेशा ध्यान रखिए मानव अपने जीवन में 3 तरह के कार्य करता है। जैसे आप मानव हैं, आप धरती पे पैदा हुए हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे कोई और भी प्रजाति है जैसे किन्नर इत्यादि, तो भी आप 3 तरह के काम करते हैं। पहला काम मानव अपने जीवन में जो करता है वो हेल्थ अच्छी होने पर करता है, जिसे हम शारीरिक श्रम कहते हैं। शारीरिक श्रम यानी पहला कार्य मानव करता है जिसमें शरीर का ज्यादा उपयोग होता है, जिसे हम शारीरिक श्रम से रिलेटेड कहते हैं। इसके लिए हेल्थ का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। जैसे मजदूर, मजदूर, किसान, श्रमिक इत्यादि, यानी इसमें शरीर का उपयोग ज्यादा होगा, दिमाग का उपयोग कम होगा। दूसरे तरह का कार्य जो मानव करता है उसमें एजुकेशन का उपयोग ज्यादा होता है, यानी आपके ब्रेन का उपयोग ज्यादा होता है। ये एक प्रकार का मानसिक श्रम होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं डॉक्टर का कार्य, टीचर का, या फिर साइंटिस्ट या लॉयर का कार्य। ये ऐसे कार्य है जिसमें व्यक्ति को अपने दिमाग का उपयोग ज्यादा करना पड़ता है, तो इसके लिए एजुकेशन की अति आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिसमें मानव को अपने शरीर के साथ साथ अपने दिमाग दोनों का उपयोग करना पड़ता है। आप कह सकते हैं इसमें एजुकेशन प्लस हेल्थ दोनों की आवश्यकता पड़ती है, यानी दिल, दिमाग और शरीर तीनों का कॉम्बो पैक चाहिए यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पुलिस का कार्य, सीआईडी का कार्य या फिर आर्मी का कार्य,
यानी 3 तरह से कोई मानव कार्य कर सकता है। अगर आप ग्रामीण इलाके में देखें जहाँ पे शिक्षा की बहुत कमी है और ज्यादातर लोग शिक्षित नहीं हुए हैं, तो फिर वो शरीर का ज्यादा उपयोग करते हैं और चीजें पैदा करते हैं, यानी मजदूर, किसान, श्रमिक। पे अगर शहरी इलाके में देखें तो लोगों के पास एजुकेशन ज्यादा है, उनके दिमाग का विकास हो चुका है, तो वो मध्यम वर्गीय कार्य ज्यादा करते हैं, मिडिल क्लास के कार्य ज्यादा करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर डॉक्टर, टीचर, साइंटिस्ट, या फिर क्लर्किकल कार्य जिसमें दिमाग का उपयोग ज्यादा होता है, या फिर सीए का कार्य, एमबीए का कार्य, सीएस का कार्य। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें दोनों का उपयोग होता है, आर्मी इत्यादि। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप पत्थर तोड़ने का, आप घर बन रहा है काम मांगने के, मनरेगा में मांगने के लिए जाते हैं, कोई XYZ, तो उससे नहीं पूछा जाता कि आपकी डिग्री क्या है, उससे ये पूछा जाता है कि तुमने पहले कोई काम किया है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। और एक बार उसको बोलते हैं चलो ठीक, भट्टे पे काम करना शुरू करो, चलो मकान बन रहा है, वहां पे ये सीमेंट है, इसको रेत में मिलाना, मिक्स करो, क्योंकि वहां पे शरीर का ज्यादा उपयोग है, इसलिए ज्यादा उसके एजुकेशन के बारे में जानने का कोई औचित्य। दूसरा, फिर एजुकेशन वाला, डॉक्टर, टीचर, साइंटिस्ट, तो इनकी डिग्री पे डिग्री, डिग्री पे डिग्री, डिग्री पे डिग्री, एक जगह बैठे रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, रिसर्च करते रहो, ऐसा वाला काम है। तो इनसे जब भी ये एग्जाम पास करेंगे और उसके बाद कहीं जॉब मांगने जाएंगे तो पहले इनसे डिग्री पूछी जाती है। उसके अलावा बात करें कि सीआईडी आर्मी, अगर आप आईपीएस का एग्जाम देंगे, उसमें पास हो गए, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें डीवाईएसपी के लिए आपने फॉर्म अप्लाई कर लिया, अगर आप सीआईडी के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो भारत में हो रही इलीगल एक्टिविटीज के लिए पता लगाता है और लोगों को दंडित करता है, क्रिमिनल को दंडित करता है, वहीं पे रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये किसके लिए काम करता है, एकता टाइगर में सलमान खान जो काम करता है उस तरह का, यानी विदेशों में हमारे देश और देश के लोगों के खिलाफ, हमारी शांति और अखंडता के खिलाफ जो कार्य हो रहा है, इलीगल एक्टिविटीज, उसका पता लगाता है। तो जब ऐसे एग्जाम की तैयारी आप करेंगे तो आप देखना प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा और उसके बाद फिजिकल जरूर होगा, यानी वो पहले आपके दिमाग के बारे में चेक कर रहे हैं, उसकी हेल्थ भी फिट है कि नहीं है ये देख रहे हैं। आपने सीआईडी में दया देखा होगा, वो क्या करता है, केस सॉल्व कर लेता है और दरवाजा भी तोड़ लेता है, उसके बुद्धि और बल दोनों का विकास समानुपाती हुआ है। अब मेरे कहने का मतलब है आप तीनों में से कोई भी काम कीजिए, चाहे आप मजदूर बनिए, चाहे आप डॉक्टर बनिए, चाहे आप डीआईजी बनिए, तीनों में से कोई भी काम करने पर भी आप अपने जीवन काल में दो ही चीजें पैदा कर सकते हैं। दो चीजें कौन सी? पहली, या तो वस्तु पैदा करेंगे, और दूसरी, या फिर सेवा पैदा करेंगे, गुड्स और सर्विसेज, वस्तु या फिर सेवा। इनके अलावा आप कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, या तो वस्तु पैदा करेंगे या फिर सेवा पैदा करेंगे। अब अगर हम बात करें कि इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड, वस्तु और सेवा में क्या अंतर होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात करें वस्तु की, तो वस्तु का मतलब होता है जिसे छुआ जा, का मतलब है जिसे छुआ नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। जैसे ये लैपटॉप हो गया, मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मार्कर हो गया, मान लीजिए मेरी घड़ी हो गई, आप जिसमें बैठे हैं वो बेंच हो गया, ये क्या है, ये एक प्रकार से वस्तु है, इसको छुआ जा सकता है। इसके निर्माण में दिमाग का उपयोग तुलनात्मक रूप से कम होता है, लेकिन शरीर का उपयोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा होता है। वहीं बात करें सेवा की, जो डॉक्टर आपका इलाज करता है, जो टीचर आपको पढ़ाता है, आई मीन टू से दैट लाइक मी, या फिर जो साइंटिस्ट किसी कोरोना के टीके की खोज करता है, उसमें वो आपको सेवा दे रहा है और इसमें दिमाग का उपयोग ज्यादा होता है। उस सेवा को आप महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ, या पिछली क्लास में मैंने जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया और पढ़ाया, आप ये सोच सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि यार पहले मुझे ज्यादा पता नहीं था, पहले तो ये भी पता नहीं था कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है, अब पता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई ये पता नहीं था, अब पता है। तो आप अपने ज्ञान के लेवल को बढ़ता हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसको छू के नहीं देख सकते कि ये पतला है या लंबा है या मोटा है या नाटा है, कठोर है या सॉफ्ट है, ऐसे नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब सेवाएं महसूस की जाती है। दूसरा अंतर वस्तु और सेवा में क्या है, वस्तुओं को एक जगह स्टोर किया जा सकता है, यानी आपके पास 10 मोबाइल है, 4 लैपटॉप है, 15 बैग है, इसको एक जगह इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन अगर बात करें सेवा की, तो एक जगह एज इट इज इकट्ठा नहीं हो सकती। 4 डॉक्टर का नॉलेज इकट्ठा कर लिया एक जगह,
10 टीचर का नॉलेज एक जगह इकट्ठा कर लिया, नहीं हो सकता। अब आप सोचेंगे सर ऑफलाइन में आप पढ़ा रहे हैं लेकिन साथ में ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, तो आपका नॉलेज तो इकट्ठा हो ही रहा है कैमरा, लैपटॉप इत्यादि की मदद से। ऐसा नहीं है, एज इट इज नहीं हो रहा है। जैसे आप मेरे से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत हुई तो आप मुझे अभी पूछ लेंगे। आमने सामने पढ़ने में थोड़ा अलग महसूस होता है, ऑनलाइन में पूछ नहीं सकते। अगर पूछेंगे भी तो हो सकता है उस पर मेरा ध्यान ना जाए, हो सकता है मैं ऑनलाइन इतना बेटर तरीके से ना पढ़ा पाऊँ, ना समझा पाऊँ जितना मैं ऑफलाइन पढ़ा पा रहा हूँ। तो यानी कहने का मतलब वो स्टोर हो जाएगी लेकिन उसमें डिफरेंस होगा, वो ऑफलाइन नहीं होगी, वो ऑनलाइन होगी। तीसरा अंतर क्या है वस्तु और सेवा में? वस्तुएं एज इट इज एक से दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन सेवाएं एज इट इज एक से दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफर नहीं हो पाती। यानी अगर मेरे हाथ में ये मार्कर है जो वस्तु है, अगर मैं आपको दूं और आपको ये कहूंगा आओ भैया शुरू करो, तो जैसे मैंने लिखा है वैसे आप भी लिख दोगे। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं जो सेवा दे रहा हूं, मैं जो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं श्री राम कोचिंग पटना में, वैसे वैसे तुम भी करो, क्या तुम मेरी तरह पढ़ा पाओगे? नहीं, डिफरेंस आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा। आपके पढ़ाने का तरीका अलग होगा, आपके सोचने का तरीका अलग होगा, आपके समझाने का तरीका अलग होगा, क्योंकि हमारे और आपके नॉलेज में वेरिएशन है। मेरे और आपके पढ़ाने के तरीके में, अनुभव में, नॉलेज में, उसके अलावा जिन चीजों से मैं पढ़ के आ रहा हूं, जिन चीजों से आप पढ़ के घर से आएंगे, किताबें इत्यादि या यूट्यूब चैनल, उसमें वेरिएशन होगा। तो इसलिए पढ़ाते समय भी वेरिएशन दिखाई देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, इसको उतारिए 1 मिनट। उतार दिया? मिटा दूं? अब गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है लिखिए। पहला, वस्तु और सेवा में लिखिए पहला अंतर, वस्तु को छुआ जा सकता है, सेवा को नहीं। पहला अंतर, वस्तु को छुआ जा सकता है, सेवा को नहीं। दूसरा अंतर, वस्तु को सेव किया जा सकता है, सेवा को नहीं। दूसरा अंतर, वस्तु को सेव किया जाता है, सेवा। तीसरा अंतर, तीसरा अंतर, वस्तु को एज इट इज। तीसरा अंतर, वस्तु को, गुड्स को इट इज ट्रांसफर किया जा सकता है, सेवा को नहीं। वस्तु को एज इट इज ट्रांसफर सकता है, सेवा को नहीं। अब ध्यान देखिए, अभी हमने क्या कहा कि मानव 3 तरह के काम करता है और 2 चीजें पैदा करता है, या तो वस्तु या फिर सेवा। तो भाई वस्तु और सेवा मानव पैदा तो करेगा, लेकिन उसको पैदा करने के लिए उसके पास कोई और चीज भी होनी चाहिए, जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं या जिसे हम कच्चा माल कहते हैं। तो जब हम अपने आसपास नजर घुमाएंगे तो ध्यान रखना, हमारे आसपास मदर नेचर के द्वारा, यानी प्रकृति के द्वारा, हम लोगों को, मदर नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हम लोगों को
दो प्रकार के मोटा मोटी रिसोर्सेज दिए गए हैं। प्रकार के मोटा मोटी क्या रिसोर्सेज हैं? तो पहला प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा हमें मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है जो पूरी तरह से फ्री है, और खास करके इनके ऊपर प्रकृति भी पैसा या फिर धनराशि या फिर फी या फिर शुल्क आरोपित नहीं किया है। प्रकृति ने ये चीजें हमें दी है। एग्जाम्पल के तौर पर पशु, वनस्पति, सागर महासागर, नदियां, पहाड़, झरने, या कह सकते हैं जो भी जंगल से जड़ी बूटियां प्राप्त होती है, वो प्रकृति ने उसके ऊपर नहीं लगाया, प्रकृति ने उसके ऊपर कोई पैसा नहीं लगाया। वो प्रकृति या मदर नेचर हमें पूरी तरह से फ्री देती है। प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज प्रकृति हमें देती है, ये एक्चुअल में रॉ मटेरियल होता है, क्या माल होता है। जैसे मान लीजिए आप बाहर देखेंगे तो बाहर एक पेड़ है। अब ये पेड़ क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन। अब पेड़ का आप डायरेक्टली उपयोग नहीं कर सकते जब तक कि उस पेड़ को मानव संसाधन के द्वारा टेबल, कुर्सी या दरवाजे में नहीं बदल दिया जाता। अब आप सोचेंगे कि सर ठीक है, हम प्रकृति के द्वारा जो भी चीजें हमें प्रदान की जाती है उसका डायरेक्टली कंजप्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्राथमिक वस्तुएं होती है, और इन प्राथमिक वस्तुओं में बदलना होता है मानव संसाधन के द्वारा, ताकि हम लोग काम कर पाए। तो ये मानव संसाधन क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है? मानव संसाधन का अर्थ बताने से पहले और जानने से पहले एक बात समझ लीजिए। जब आप किसी भी कंपनी में काम करने जाएंगे, खास करके प्राइवेट में, तो आप देखेंगे वहां पे एक एचआर मैनेजर होती है, और खास करके वो महिला को रखा जाता है। अब ये जो एचआर मैनेजर होती है उसे आप फुल फॉर्म में कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। और वो करती क्या है? किसको नौकरी पे रखना है, किसकी क्या स्किल होना चाहिए, किसको कितनी सैलरी देनी चाहिए, किसके काम के कितने घंटे बने, ओवर टाइम कितना होना चाहिए, किसको कब छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारी बातें वो डील करती है। अब मानव संसाधन किसे कहते हैं? हमेशा ध्यान रखना, मानव तो हम सब है, लेकिन मानव संसाधन हम सब नहीं है, अंतर है। मानव संसाधन व्यक्ति तभी बन सकता है जब वो कोई कौशल या किसी स्किल को प्राप्त कर लेता है। जैसे मान लीजिए हम इतने सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और उसमें से अगर मैं ये कहूं कि भाई हाथ खड़ा कीजिए, हम में से कितने लोगों को कच्चे माल को पक्के माल में बदलना आता है, या फिर यूं कहूं कि हम में से कितने लोगों को इनकम जनरेट करना आता है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए। तो आप में से हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग हैं जिन्हें कच्चे माल को पक्के माल में बदलना आता है, या फिर जिन्हें इनकम जनरेट करना आता है अपनी स्किल की वजह से? हाथ खड़ा कीजिए। क्या कर सकते हो आप? एज अ म्यूजिक टीचर आप अप्लाई कर सकते हो। पहले कहीं अप्लाई करके इनकम जनरेट की आपने? नहीं की। मान लीजिए ये कर पाते हैं, तो इतना म्यूजिक सीखा था तो मैं उससे इनकम जनरेट कर सकता हूँ एज अ टीचर, या कहीं म्यूजिक म्यूजिक टीचर बन के। इसका पहले ये मानव थे, उसके बाद अपने अंदर कौशल म्यूजिक सीखने और सिखाने का डेवलप किया, अब ये ह्यूमन रिसोर्सेज बन गए। एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति माँ के पेट से सब सीख के नहीं आता। मान लीजिए कोई रसोईया है, रसोईया मतलब समझते हो, कुक, शेफ, जो होटल वोटल में खाना बनाने का काम करता है। तो जब माँ के पेट से आया तो उसने सब काम नहीं सीखा, वो एक्चुअल में सिर्फ मानव है। लेकिन जब वो पैदा होता है, पढ़ाई करता है, और धीरे धीरे अपने घर परिवार में खाना बनाना सीख लेता है, तो वो मानव से मानव संसाधन बन जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। अब अगर हम आप यहाँ ध्यान रखें तो जो प्राकृतिक संसाधन है वो फ्री है, तो अब के माल में कौन कन्वर्ट करता है? तो मानव संसाधन कन्वर्ट करता है। मानव संसाधन इसको किस में बदल देगा? पक्के माल में बदल देगा, पक्के माल में बदल देगा। लेकिन क्या पक्के माल में ऐसे ही बदल देगा, या ऐसे ही वस्तु और सेवा का उत्पादन कर देगा? बिल्कुल नहीं। उसे वस्तु और सेवा के उत्पादन करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ती है, उत्पादन के साधनों की जरूरत पड़ती है। और उत्पादन के साधन कितने होते हैं? उत्पादन के साधन 4 होते हैं।
देयर आर 4 टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के साधन 4 है, जिसकी मदद से मानव संसाधन कच्चे माल को पक्के माल में बदलता है, उत्पादन कार्य वस्तु और सेवा का शुरू करता है, या फिर इनकम जनरेट करने की पद्धति को अपनाता है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 कौन से हैं जिनकी मदद से हम वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी इसे आप कह सकते हैं उत्पादन के साधन। और उत्पादन किसका करना है? अभी तो बताया 2 ही चीजें होती है हमारे पास, या तो गुड्स और सर्विसेज, या तो हम वस्तु का उत्पादन करेंगे या सेवा का उत्पादन करेंगे। और वस्तु और सेवा के उत्पादन के क्रम में उत्पादन के साधन या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? पहला भूमि, या दूसरा पूंजी यानी कैपिटल, और तीसरा श्रम, और चौथा या आप कह सकते हैं, या इसे आप बिजनेसमैन भी कह सकते हैं। अब आप में से कोई बच्चा सोच सकता है कि सर सासी का मतलब क्या हुआ? तो या सासी का मतलब वो नहीं है महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान की तरह जाके तराइन और हल्दीघाटी का युद्ध करेगा। या सासी का मतलब है जो साहस दिखाता है उत्पादन की प्रक्रिया में अपनी पूंजी लगा, पैसा लगाकर। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पैसा लगा देता है तो वहां उसे प्रॉफिट भी हो सकता है और वहां उसे लॉस भी हो सकता है, तो उसे हिम्मत बतानी पड़ती है, उसे साहस दिखाना पड़ता है। अगर आप मुकेश अंबानी को देखेंगे तो उसने 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी उतनी औकात है, उसकी इतनी हिम्मत है, उसने उतना रिस्क उठाया है। इकोनॉमिक्स में एक नियम भी है, हाई रिस्क हाई गेन। कई बार ये उल्टा भी पड़ जाता है, लोग दिवालिया हो जाते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क नहीं ले पाते। वहीं हम ठेले वाले को देखें तो ठेले वाले ने क्या किया है? 5,000 रुपए का रिस्क उठाया है। यानी हर आदमी अपनी एबिलिटी के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार रिस्क उठाता है। वो उत्पादक बन जाता है, वो साहसी बन जाता है, वो उद्यमी या बिजनेसमैन बन जाता है। आप चाय का खड़ी लगाइए यानी दुकान लगाइए, आप नाई का दुकान लगाइए, आप सोने चांदी बेचने का दुकान लगाइए, गहने बेचने का दुकान लगाइए, या फिर आप पढ़ाने के लिए कोचिंग खोलिए, या फिर आप टाटा बिरला अंबानी की तरह कार बनाने का या डीजल पेट्रोल उत्पादन करने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, रिफाइनरीज इत्यादि लगाइए। आप कुछ भी करेंगे तो सबसे पहले किसी भी उत्पादन की प्रक्रिया में मालिक आगे आता है, साहसी आगे आता है, उद्यमी या बिजनेसमैन आगे आता है। अब जब साहसी, उद्यमी या बिजनेसमैन आगे आता है तो सबसे पहले आगे आने के बाद भूमि की तलाश करता है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, हवा में न तो वस्तु का उत्पादन हो पाता है, न ही सेवा का उत्पादन हो पाता है। आप हवा में पतंग उड़ा सकते हो लेकिन पतंग का उत्पादन नहीं कर सकते, उसके लिए जमीन पे आना पड़ेगा। और इसका अर्थ यह हुआ कि आपको जमीन करनी पड़ेगी। अगर आपने सोच भी लिया, या किसी व्यक्ति ने सोच लिया मुझे वस्तु या सेवा का उत्पादन करना है, अब वस्तु और सेवा के उत्पादन की अगर हम बात करें तो इसमें भी समस्या है। अब इसमें क्या समस्या है? अर्थव्यवस्था की बेसिक 3 समस्या है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये 3 सामान्य समस्याएं हैं जिसको अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले भूमि की तलाश करता है, फिर जो उद्यमी या साहसी है वो इस भूमि की तलाश करने के बाद भूमि को खरीद लेगा। अब भूमि को खरीद या किराए पे ले लिया तो अब पर काम करने के लिए तो श्रम यानी लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। और लेबर भी 2 तरह के होते हैं, एक निचले स्तर पर काम करने वाले लोग यानी ग्राउंड फ्लोर पे काम करने वाले लोग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं मजदूर, किसान, श्रमिक इत्यादि टाइप के लोग जिनको वेजेज मिलती है, जिनको मजदूरी दी जाती है। और एक उसी कंपनी में पढ़े लिखे ऊपर के लोग जो निर्णय क्षमता रखते हैं और जो डिसीजन मेकिंग पावर अपने पास रखते हैं और निर्णय लेने का कार्य करते हैं, ऊंचे लेवल का कार्य करते हैं, डेस्क वर्क करते हैं, लेबर वर्क या फील्ड वर्क नहीं करते हैं। उनको फिर सैलरी देती है कंपनी। तो यहाँ पे लेबर की आवश्यकता। अब इस लेबर को हर महीने पैसा चुकाना पड़ेगा, फ्री में काम कौन करेगा? इनको मजदूरी देनी पड़ेगी, उनको आपको सैलरी देनी पड़ेगी। तो इसका अर्थ है कि अब पूंजी की जरूरत पड़ेगी। पूंजी की जरूरत तो तब भी पड़ेगी जब जमीन को खरीदना पड़ेगा। अब इनमें से एक भी चीज निकालिए, चाहे साहसी, चाहे भूमि, चाहे पूंजी, चाहे श्रम, चारों में से एक भी चीज निकाल, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से एक भी फैक्टर निकाल दिया तो न तो आप वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, ना ही आप सेवा का उत्पादन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अब ये जो चारों हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये फ्री में काम नहीं करते। क्या आप लोग फ्री में पढ़ रहे हैं? नहीं। क्या आप लोग जॉब लगने के बाद फ्री में काम करना पसंद करेंगे? नहीं। कोई फ्री में काम नहीं करता। हर व्यक्ति की एक कीमत है, और जब तक आप उसकी कीमत को नहीं चुकाएंगे, वो लंबे समय तक आपके प्रति डेडिकेटेड नहीं रहेगा, और लंबे समय तक आप भी किसी यहाँ काम नहीं करेंगे। तो उत्पादन की प्रक्रिया को अर्थव्यवस्था में निरंतर बनाए रखने के लिए एक्चुअल में उत्पादन कार्य में शामिल होने का पुरस्कार देना पड़ता है। अदरवाइज वो छोड़ छोड़ के चले जाएंगे और आपकी उत्पादन प्रक्रिया आपको बीच में बंद करनी पड़ेगी। हम भूमि इस महीने क्या देते हैं? अरे भाई, जमीन है, मकान है, तो हर महीने क्या देते हो? रेंट, यानी किराया। रेंट, किराया, हर महीने। आप 2 महीने 3 महीने किराया मत दीजिए, आपको मकान मालिक के मार के लात मार के बाहर निकाल देगा। ऐसे लॉकडाउन में कई बेचारे लोगों के साथ हुआ है। रहने नहीं दिया, खाने पीने नहीं दिया, परेशान करते रहे मकान मालिक। यानी हर चीज की एक कीमत है। आपके पास कीमत है तो चुकाइए, नहीं तो घर चले जाइए। वैसे ही पूंजी, पूंजी हम दोस्त से लाते हैं, रिश्तेदार से लाते हैं, मदर फादर से लाते हैं, और यहां से कई बार एडजस्ट नहीं होती तो अंत में हमें बैंक के पास जाना पड़ता है। और बैंक हर महीने क्या लेता है? इंटरेस्ट रेट, ब्याज। अब आपके पास भूमि पूंजी सब हो गया, श्रम, लेबर जो आपके यहाँ काम कर रहा है, वो हर महीने क्या मांगेगा? वेजेज। मजदूरी। और अब जो बच गया वो मालिक के पास जाता है, वो सांसी के पास जाता है। चाहे वो प्रॉफिट बचो, चाहे वो लॉस बचो, प्रॉफिट या फिर लॉस, जो बच गया वो मालिक के पास जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट हुआ तो मालिक ने रख लिया, लॉस हुआ तो नौकरों में बांट दिया। नहीं। जब आप हंसे अपने मुंह से हो तो रोगे भी अपनी आंखों से। उसके लिए किराए पे 4 लोगों को नहीं रखा जाएगा। तो जब मालिक ने काम करके पैसा कमाया लाखों करोड़ों रुपए, तो मालिक ने रखा। वो तो ऐसे नहीं कि ज्यादा फायदा हो गया हमें हमारे मजदूरों में बांट देते हैं। तो अब जब लॉस होगा तो मालिक अपना जो सेव हुआ पैसा है उसमें से लॉस की भरपाई करेगा और कंपनी को आगे बढ़ाएगा। तो ये जो भूमि, पूंजी, श्रम और सांसी है, इनको हम कहते हैं फैक्टर्स। क्या कहते हैं? यानी साधन। ये जो आपने इधर देखा, जो फैक्टर को चुकाया जाता है उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होने के क्रम में, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस या प्रॉफिट और लॉस, इस फैक्टर कोस्ट। क्या कहते हैं? फैक्टर कोस्ट। फैक्टर कोस्ट यानी साधन लागत। उतार दीजिए इसको एक बार। थोड़ा जल्दी कीजिएगा। मिटा दूं? अब अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्याएं,
बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो मूलभूत समस्याओं को समझने से पहले इकोनॉमी की आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। दो शब्द हैं, और दो शब्द कौन कौन? तो पहला मैंने कहा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, दूसरा इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। अब इसको अगर हम टुकड़ों में तोड़ें तो भी बहुत कुछ जानने और सीखने को मिल जाएगा। किस तरह से? अर्थ का मतलब है यहाँ पे धन, और ये जो शास्त्र है इसका मतलब है यहाँ पे विषय। यानी यहाँ जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, यहाँ एक विषय की बात हो रही है, दिस इज अ सब्जेक्ट। हम यहाँ इकोनॉमी की बात करें तो अर्थ का मतलब यहाँ पे है अर्थव्यवस्था में धन, और यहाँ व्यवस्था का मतलब है प्रबंधन। किसका प्रबंधन करना? वित्त का, धन का, पैसे का। आई मीन टू से दैट कि जब हम इकोनॉमिक्स के बारे में जानने के लिए क्रम में आगे बढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स का सीधा सा मतलब होता है यह एक विषय है जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं जिससे धन को प्रबंधित किया जा सके, दुगना किया जा सके, बढ़ाया जा सके और अर्थव्यवस्था में विकास को गति दी जा सके। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इसका अर्थ ही होता है पैसा करना। जो पैसा आपके पास है उसको कहाँ लगाएंगे, कैसे डबल करेंगे, कहाँ कितना पैसा लग रहा है, कौन सी अर्थव्यवस्था एग्रीगेरियन है, कौन सी अर्थव्यवस्था उद्योगों पर निर्भर है, किस अर्थव्यवस्था में डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, किसमें इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से हो रही है। यानी यहाँ पे जो इकोनॉमिक रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको जब आप पर्टिकुलर में कर देते हैं, जैसे ये एक बुक है अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की, और बुक अंदर दिए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को आप किसी क्षेत्र विशेष में, देश विशेष में लागू कर देते हैं। का मैप है, पढ़ने के बाद ये देखते हैं कि यहाँ के लोग ज्यादातर क्या काम करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, उनका लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है, और इन स्टैंडर्ड श्रीलंका के लोगों की तुलना में कितना अलग, बेहतर या कमतर है, ये जानने की कोशिश जब हम करते हैं तो इसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसे हम इकोनॉमी कहते हैं। अर्थशास्त्र पूरी दुनिया का एक ही है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो भाई लॉ ऑफ डिमांड जो हम पढ़ेंगे, पाकिस्तान का आदमी, केनिया का आदमी और अमेरिका और ब्रिटेन का आदमी भी तो वही पढ़ेगा। ऐसे थोड़ी हमारे लॉ ऑफ डिमांड का मतलब अलग है, केनिया और अफ्रीका में अलग है, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन सब्जेक्ट तो एक हो गया। ये थ्योरी हम प्रैक्टिकल करते हैं इकोनॉमी में, ये अलग अलग है। हमारी इकोनॉमी अलग है, रशिया की इकोनॉमी अलग है, जापान की इकोनॉमी अलग है, पाकिस्तान की तो खैर इकोनॉमी नहीं है, उसकी क्या बात करें। खैर समझ में आ गया दोनों का अंतर है, इकोनॉमिक्स और क्या अंतर है, बेसिक अंतर। चलिए, अब जिस प्रकार से आप यहाँ समझ में आ गया होगा या आपने यहाँ समझ लिया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, उसी प्रकार से कई बार, एक बार भी प्रश्न आया है, यूपीएससी बीपीएससी सब जगह प्रश्न पूछा गया है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। और वो कंफ्यूजन इस बात को लेकर होता है कि सर एक तो हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट, छोटी छोटी बातें मैं यहाँ बताते हुए चल रहा हूँ, यानी विकास। एक आपने सुना होगा ग्रोथ यानी समृद्धि। दोनों में क्या अंतर होता है? कई बार हम कहते हैं ये विकासशील अर्थव्यवस्था है, और कई बार हम कहते हैं कि इसकी ग्रोथ कम है। इसका क्या बेसिक अंतर होता है? तो प्यारे बच्चों, जब हम समृद्धि या ग्रोथ की बात करते हैं तो इसका यहां ये होता है कि उसके पास जो पैसा है या उस इकोनॉमी में जो पैसा है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, कितना पैसा मल्टीप्लायर इफेक्ट लाते हुए तेजी से डबल हो रहा है, कितना उस देश का जीडीपी ग्रोथ कर रहा है, कितना उस देश का नेशनल इनकम है, कितना उस देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो इसे हम के अंतर्गत शामिल करते हैं। वहीं हम जब बात करते हैं डेवलपमेंट की, जब हम बात करते हैं विकास की, तो इसको हम आपके ग्रोथ के साथ साथ
वहां लोगों के एजुकेशन को भी शामिल करते हैं, वहां लोगों के ऐसी चीजों को भी शामिल करते हैं। यानी ये जो डेवलपमेंट वाला प्रोसीजर है, ये थोड़ा वास्ट है, ये थोड़ा बड़ा है, ये कैनवास में बड़ा है। यानी इसमें हम लाइफ स्टैंडर्ड को पान फिर आप कह सकते हैं वो कितनी तेजी से है, वो है, महिलाओं की क्या है, बाल मृत्यु क्या है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट जब हम नोटिस करने लगते हैं जीडीपी और पर इनकम के साथ, तो हम कहते हैं डेवलप कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री है। लेकिन सिर्फ हम की बात करते हैं तो सिर्फ हम पैसों की बात करते हैं, सिर्फ हम जीडीपी और पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। आई मीन टू से दैट आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई देश ऐसा हो सकता है जिसकी ग्रोथ तो बहुत ज्यादा हो लेकिन उसका डेवलपमेंट उतना ना हुआ हो। जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत इत्यादि अगर आप देख लें तो वहां के आपको उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा दिखाई देती है, 1990-2000 के आसपास की बात करें तो खासकर। लेकिन उनमें महिलाओं की शिक्षा कम है, उसके अलावा हेल्थ, पेयजल की सुविधा इतनी अच्छी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, यानी ये समस्या वहां दिखाई देती है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना। एक नैरो कॉन्सेप्ट है ग्रोथ वाला, और ये डेवलपमेंट वाला एक वाइड कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया? चलिए, अब मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा था कि किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने किसी भी तीन बेसिक समस्याएं होती है। हाँ बोलिए। याद रह जाएगा, सब सब मिल जाएगा तुम्हें लिखा हुआ, या तुम्हें लिखा दिया जाएगा, उसकी कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है ना। देखो, जो जो चीजें तुम्हें बताई जा रही है, जो जो चीजें तुम्हें समझाई जा रही है, ठीक है, उसके लिए ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कि भाई मेरे को जो लिखा हुआ नहीं है मेरे पास, या सर आप बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है लेकिन बाद में भूल जाएंगे तो क्या करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमने ये सिस्टम सेट कर दिया है कि भाई जो हम पढ़ा रहे हैं उसका ऑफलाइन में आप जब एडमिशन लेंगे तो आपको ऑनलाइन ऐसे ही दे दिया जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ऑनलाइन आपको मटेरियल मिल जाएगा, आप उसको पढ़ते पढ़ते वापस नोट्स भी बना सकते हैं। ऑफलाइन में एक बार हमारे यहाँ एडमिशन ले लिया तो आप दोबारा भी आके वापस कभी क्लास कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, और उसके साथ मेंस की आंसर राइटिंग भी बीच बीच में आपको करवाई जाएगी। और अभी तो इनिशियल स्टेज है तो मैं आपको लिखवा कम रहा हूँ, समझा ज्यादा रहा हूँ। जब एक बार आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो जाएगी कि इकोनॉमिक्स को कैसे समझते हैं, क्या कहते हैं, हिस्ट्री को कैसे समझते हैं, क्या कहते हैं, हर सब्जेक्ट को पढ़ने और समझने का तरीका अलग होता है। यहाँ तक कि मैं तो आपको ये कहूंगा कि प्राचीन भारत को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम हिंदू धर्म के ज्यादा नजदीक दिखाई देते हैं। जब हम सल्तनत काल को समझने की कोशिश करते हैं तो हम मुस्लिम के ज्यादा नजदीक दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम मॉडर्न इंडिया को समझने की कोशिश करते हैं तो कहीं कहीं विदेशी ताकतें, अंग्रेज और हमारे डेमोक्रेसी के जो सिद्धांत है उसके ज्यादा नजदीक दिखाई देते हैं। तीन सबको पढ़ने का, सब्जेक्ट को, टॉपिक को, तरीका, समझने का मेथड और लिखने की पद्धति अलग अलग हो सकती है। इसलिए आपको ज्यादा हैक्टिक नहीं होना है। आप अगर ये सोचेंगे पहले ही दिन में सब कुछ हो जाएगा तो पहले दिन में सब कुछ नहीं होता है। और खासकर तब तो बिल्कुल नहीं होता जब आप क्लास में भी सोने के लिए आते हैं, है ना, तब बिल्कुल नहीं होता। तब इसका मतलब आप में समस्या नहीं है, आपके आपके दिमाग में केमिकल लोचा है ना। आपको या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर ये हो सकता है कि घर से पढ़ के नहीं आए, या फिर आपको बनना है कांस्टेबल, बैठे हो बीपीएससी के बैच में, बस भाई साहब प्रवचन चल रहा है आसाराम बापू का, मजा आ रहा है, बस पढ़ाते रहो सर, और फिर मन में सोचते रहो अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, है ना। ऐसे मत किया कीजिए। चलिए, से बात कर रहा कि तीन बेसिक समस्याएं होती है किसी भी, देयर आर थ्री बेसिक प्रॉब्लम्स, बेसिक ऑफ, किसी भी अर्थ के सामने तीन सामान्य समस्याएं होती है। और वो तीन सामान्य समस्याएं होती है। पहली, क्या उत्पादन किया जाए, क्या किया है, व्हाट टू प्रोड्यूस, टू
दूसरी समस्या होती है इसके लिए उत्पादन किया लिए उत्पादन किया जाए whom to produce। तीसरी समस्या है किया जाए I say that how to produce। तीन बेसिक समस्याएं हैं, पहले समझ लीजिए, लिखने का भी भरपूर मौका मिलेगा, है ना। समझिए, आप डेवलप कंट्री हैं, आप अंडर डेवलप कंट्री हैं, आप केन्या में रहते हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, आप जिबूती में रहते हैं, आप भारत में रहते हैं। आपकी अर्थव्यवस्था में ज्यादातर लोग कृषि में काम करते हैं या ज्यादातर लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। आप डेवलप हैं या अंडर डेवलप है, समाजवादी हैं या मिश्रित है, मार्क्सवादी हैं या फिर ग्रामीण हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इकोनॉमी किस तरह से डेवलप हुई है या किस तरह से डेवलप होने की कोशिश कर रही है। क्योंकि किसी भी प्रकार की इकोनॉमी की अगर आप बात करें, तीन तरह की समस्याएं हर तरह की इकोनॉमी में होती है। उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब आप नहीं समझे होंगे, बहुत इजी है। क्या उत्पादन किया, अभी अभी मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। उत्पादन दो ही चीजों का किया जा सकता है, किसका, सेवा का, गुड्स और सर्विसेज का। क्या यह बड़ा प्रश्न नहीं है कि आप अगर कहीं पे कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा नहीं कि किस चीज का बिजनेस करें, वस्तु का करें या सेवा का करें। यही प्रश्न तो अर्थव्यवस्था के सामने भी आता है कि वो वस्तु उत्पादक बने या सेवा उत्पादक बने। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, सेवा उत्पादक है। वहीं पे जो अफ्रीकन कंट्रीज है ज्यादातर, उनकी अर्थव्यवस्था क्या है, वस्तु उत्पादक है, क्योंकि वहां एजुकेशन का इतना विकास नहीं हुआ है। अब जब आप तय कर लेते हैं हमें वस्तु का उत्पादन करना है, एफएमसीजी मान लेते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमरेबल गुड्स, बिस्किट, नमकीन, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, कुछ भी, चाय पत्ती, चीनी, कितनी सारी वस्तुएं हैं दुनिया में, पता है आपको। मॉल में गए हो कभी, इतनी सारी वस्तुएं हैं, आपको कंफ्यूज हो जाओगे साला किसका उत्पादन करें। पहले तो ये तय करने में कंफ्यूजन है, वस्तु का करें उत्पादन या फिर सेवा का करें। फिर जब ये तय कर दिया तो फिर इस बात में प्रॉब्लम है कि कौन सी वस्तु का करें। फिर सेवा का कर दिया तो डॉक्टर का करें, इंजीनियर का करें, वकील का करें, टीचर का करें या फिर साइंटिस्ट का करें। कई तरह की समस्याएं और सेवाएं, मैंने तो नाम लिए हैं, हजारों तरह की वस्तुएं हैं और लाखों तरह की सेवाएं हैं। तो अर्थव्यवस्था इसमें फंसती है, क्या उत्पादन किया जाए। दूसरा, स्केल किया जाए, महिला के लिए, पुरुष के लिए, बच्चे के लिए, बुजुर्ग के लिए, शहर के लिए, देश के लिए, विदेश के लिए, इतने प्रश्न आते हैं। जैसे मान लीजिए कोचिंग खोला गया तो कोचिंग वाला क्या सोचेगा कि भाई आईएएस वालों को पढ़ाएं या बीपीएससी वालों को पढ़ाएं, एसएससी वालों को पढ़ाएं या कांस्टेबल वालों को पढ़ाएं, रेलवे वालों को पढ़ाएं या बैंक वालों को पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, किस लेवल तक पढ़ाएं, किन से पढ़वाएं, कितने दिनों तक पढ़ाएं। कई समस्याएं जैसे आती है वैसे अर्थव्यवस्था के सामने भी आती है, किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब बात करते हैं उत्पादन, बहुत ही मेजर प्रश्न, कैसे उत्पादन। तो उत्पादन के दो मेथड होते हैं प्यारे बच्चों। पहला होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा मेथड होता है उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का अर्थ होता है इसमें श्रम का ज्यादा उपयोग किया जाता है, लेबर का, हाथ का, मजदूर का ज्यादा उपयोग किया जाता है। जिन देशों में जनसंख्या ज्यादा है लेकिन पैसों की कमी है, मशीनों की कमी है, एग्जाम्पल के तौर पर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उनके लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा अच्छी है उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, पूंजी प्रधान व्यवस्था उत्पादन की, तो यह उन देशों के लिए अच्छी होती है जहां पे जनसंख्या कम होती है लेकिन पैसा ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, मशीनें ज्यादा है, जैसे स्वीडन, जर्मनी, जापान,
फ्रांस, कोरिया, यहाँ पे जनसंख्या इतनी कम है कि आप हाथ से काम नहीं करवा पाएंगे, आपको मशीनों का उपयोग करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि अगर हाथ से काम नहीं करवाएंगे तो लोग बेरोजगार रह जाएंगे, और बेरोजगार आदमी देश और सत्ता की सुरक्षा, शांति और अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। अगर आपको 2-4 साल जॉब नहीं मिलेगा तो आप सरकार को गाली देंगे, ज्यादा गुस्सा आ गया तो रोड पे उतर के छीना झपटी कर सकते हैं, पत्थर फेंक सकते हैं। ये हकीकत बात है। असमानता हमेशा असंतोष, और असंतोष हमेशा क्रांति को जन्म देता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि लेबर टेक्निक में से किसको अपनाया जाएगा, किस हद तक अपनाया जाएगा, यह भी एक बहुत बृहद प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। तो 3 बेसिक समस्याएं आती है, उतार दीजिए इसको। एनी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की 3 सामान्य या मूलभूत समस्याएं। पहला, क्या उत्पादन किया जाए, आई मीन टू से दैट व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा, किसके लिए उत्पादन किया जाए, whom टू प्रोड्यूस। और तीसरा, कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। क्या क्या? इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। 2 टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। मिटा दूं? अरे भाई मिटा दूं ना? तो यहाँ पर एक चीज और समझ लोगों को, और वो ये है कि अभी अभी आपने लिखा है कि एक शब्द पूंजी, यानी एक शब्द लिखा है आपने कैपिटल। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हम अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा के बारे में सुनते हैं, मनी के बारे में सुनते हैं, और कैपिटल यानी पूंजी के बारे में सुनते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है। कई बच्चे इस अंतर को जाने बिना इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर फंस जाते हैं कि बैंक क्या काम कर रहा है, काम कर रहा है, और दोनों में क्या अंतर है। हमेशा ध्यान रखिए, एक 100 रुपए का नोट, एक 100 रुपए का नोट जो आपके पास है, वो आपका है, वो आपका कैपिटल भी हो सकता है, मीन टू से दैट वो मुद्रा भी हो सकता है और वो पूंजी भी हो सकता है। कैसे समझिए। मैंने कहा 2 शब्द आपने सुने होंगे, एक हम सुनते हैं मुद्रा यानी मनी, और दूसरा शब्द हम सुनते हैं कैपिटल यानी पूंजी। जब हम मनी के बारे में सुनते हैं तो इस मनी का सीधा सा अर्थ होता है वो पैसा जो व्यक्ति कंजप्शन में खर्च करता है, उपभोग में, खाने पीने में खर्च करता है, वो मनी बन जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास 100 रुपया है और आप नीचे लेके केले खा लेते हैं, समोसा खा लेते हैं, पानी पूरी पी लेते हैं, खा लेते हैं, और भविष्य में उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, मनी का मल्टीप्लायर इफेक्ट लागू नहीं होता, और 10 रुपया 20 रुपए में और 20 रुपया 100 रुपए में कन्वर्ट नहीं हो रहा है नियर फ्यूचर में, पैसा डबल नहीं हो रहा है या ज्यादा नहीं हो रहा है, उत्पादन की गतिविधि में शामिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो पैसा आपने कंज्यूम कर लिया, में खर्च कर लिया है, उपभोक्ता बनकर, कंज्यूमर बनकर। तो इसका अर्थ है कि जो पैसा खाया पिया पचाया वो कंजप्शन में यूज हुआ पैसा मुद्रा या मनी है, और इस मुद्रा या मनी से बनता है आपका मनी मार्केट। क्या बनता है? मनी मार्केट। और अगर बात कैपिटल या पूंजी की, तो आपके पास जो 100 रुपया है वो आप जाएं दुकान खरीद लें, सोना खरीद लें, या फिर बैंक में जमा कर लें, या फिर किसी को उधार देके ब्याज प्राप्त करने लग जाएं, पैसा पैसे को कमाने लग जाए, यानी उसको इन्वेस्ट कर लें सेविंग करने के बाद। इन्वेस्ट, निवेश,
तो इसका मतलब वो पैसा नियर फ्यूचर में आपको वापस मिलेगा, पहले की तुलना में ज्यादा होकर लगभग। तो इसका मतलब वो पैसा कैपिटल है, वो पैसा पूंजी है, वो पैसा आपका असेट्स है, और इस कैपिटल से बनता है आपका कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट, जब आप यहां मनी का कंजप्शन करते हैं तो आप, लेकिन जब आप कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन्वेस्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। तो यहां मनी का संबंध किससे है? कंज्यूमर से। और ये कंज्यूमर का संबंध किससे है? लॉ ऑफ डिमांड से, क्योंकि डिमांड हमेशा कंज्यूमर ही करता है। कैपिटल का संबंध मैंने कहा इन्वेस्टर से है, निवेश से है, प्रोडक्शन से है। तो इसका संबंध सप्लाई से। अब मनी से है मनी मार्केट, इसे क्या बनता है? मनी मार्केट का अर्थ होता है बैंकिंग। शॉर्ट टर्म होता है, 4 साल 5 साल। कैपिटल से कैपिटल मार्केट, और ये एक्चुअल में लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म होता है। अब बात ये है कि भाई ये जो मनी मार्केट है, ये कैपिटल मार्केट है, रेगुलेट करता होगा, वो इनको इसके नियंत्रण रखता, अपनी मर्जी से इंटरेस्ट रेट लगा लेंगे, मर्जी से अपने भाई भतीजों को पैसा उधार दे देंगे। तो इसका अर्थ है इनका नियंत्रण करने वाला कोई होगा। तो बैंकों को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक। आरबीआई की स्थापना तो आपको पता ही होगा, 1 अप्रैल 1935 में कलकत्ता में की गई थी, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर 1934 में जो एक्ट आया था उसकी मदद से। हालांकि बाद में 1937 में आरबीआई को कलकत्ता से हटाकर मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया, और आज भी आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। 4 और ब्रांच ऑफिस है, उसको बैंकिंग में पढ़ेंगे हम। अगर बात करें कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो मार्केट का क्या मतलब होता है? शेयर। और इस शेयर मार्केट करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दलाल स्ट्रीट मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और 1988 में इसकी स्थापना हुई और 1992 में इसको लीगल स्टेटस दिया गया। उतार दीजिए इसको एक बार। लिख लोगों ने, हाँ बोल। क्या क्या? टर्नओवर कैपिटल का एग्जांपल हो सकता है कि नहीं हो सकता? टर्नओवर एक्चुअल में एक टर्म है। टर्नओवर बैंकों का भी होता है कि भाई इस बैंक का कितना टर्नओवर है, कितना पैसा वो देता है, कितना उधार दे के वापस लेता है, टर्नओवर। टर्नओवर प्रोडक्शन प्रोसीजर में भी होता है कि भाई इस कंपनी का टर्नओवर महीने का 200 करोड़ है, साल का 2000 करोड़ है ना।
टर्नओवर ऐसे नहीं कह सकते कि कैपिटल का पोर्शन है, इस मनी मार्केट का पोर्शन है, नहीं समझे आप। थीम पकड़िए, थीम का अर्थ क्या है कि भाई ये मनी है जो कंजप्शन में यूज होती है, ये कैपिटल है जो इन्वेस्टमेंट में यूज होता है ना। मिटा दूं? चलिए, अभी तक जो मैंने समझाया, अभी तक जो मैंने पढ़ाया, आप में से कोई बच्चा है जिसे समझ में नहीं आया कोई चीज? अभी तक जो पढ़ाया समझाया उसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? बैंकिंग कैसे आ जाएगा? तो भाई बैंकों से जो तुम मनी लाते हो उसका कंजप्शन यूज कर क्या? ये नहीं है तो आया टर्म्स है क्या? हाँ, बिजनेस के लिए भी देते हैं। मैं आपको वो नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि यूज किए जाते हैं, नहीं समझे आप। एक तो मुद्रा है, कि में अंतर तो होगा। मेरा नाम पीएल त्रिवेदी है, आपका नाम राम और रमेश है, तो हम तीन लोग हो गए, तो तीनों अलग अलग है कि नहीं है? कहने को तो हम इंसान ही हैं, लेकिन तीन है अलग। हमारा कल्चर अलग है, हमारी सभ्यता अलग है, माता पिता अलग है। उसी प्रकार से कहने को तो 100 रुपए का नोट है, लेकिन उपयोग के आधार पर कि उसका उपयोग आप कैसे करते हैं, उसको नामों से जाना जाता है। एक मनी यानी मुद्रा, और पूंजी यानी कैपिटल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आपके दिमाग में जो थोड़ा बहुत डाउट इधर उधर का बना हुआ है वो तब ज्यादा क्लियर हो जाए, प्रोडक्शन के मेथड समझेंगे, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स है वो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा जब हम बैंकिंग के सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे पूरा। तो अभी ज्यादा हेक्टिक और टेक्निकल की जरूरत नहीं है, ठीक है? और कुछ? चलिए, अब बात करते हैं इकोनॉमी कैसे है प्राचीन काल से। तो सबसे पहले आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो एडम स्मिथ हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, तो हम वहीं से शुरू करते हैं कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट कैसे डेवलप हुआ। हालांकि एक लंबी कहानी है कि डार्विन साहब कहते हैं कि मानव पहले बंदर था, फिर बाद में इंसान बना। तो जब हम समाजवाद, पूंजीवाद, मार्क्सवाद, नक्सलवाद ये सब जोड़ते हुए पढ़ेंगे, गांधीवाद को भी, तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में मानव कैसे उद्योगों की ओर आया, औद्योगिक क्रांति हुई और उसके बाद साम्राज्य का विस्तार हुआ और उपनिवेशवाद फैला। हम ऐसे पढ़ेंगे कि साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, औद्योगिक क्रांति, समाजवाद और वर्तमान में कोरोना में भारत सरकार की स्ट्रेटजी सब मिल जाएगी एक साथ, क्योंकि सब जुड़ा हुआ है, कोई भी अलग अलग नहीं है। देखो, उसके लिए 12-15 घंटा चाहिए। तो अभी हम उस बड़े टॉपिक को नहीं छेड़ रहे हैं, अभी सिर्फ मैं अर्थशास्त्र डेवलप कैसे हुआ इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? समझिए, जैसे हमारे पिता है वैसे हर सब्जेक्ट के पिता होते हैं। तो 1776 की बात है, 1776 की। एक व्यक्ति है जिनका नाम है एडम स्मिथ। और इन्होंने, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, एडम स्मिथ बेसिकली कहां के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड पोर्शन का, का, और यूके इन द सेंस चार देश छोटे छोटे शामिल किए जाते हैं। इंग्लैंड, वर्तमान में जिसे ब्रिटेन कहते हैं, दूसरा स्कॉटलैंड, तीसरा उत्तरी आयरलैंड, और चौथा वेल्स। इन चारों को मिला लें तो आपका बन जाता है यूके या यूनाइटेड किंगडम, जिसमें ब्रिटेन सबसे बड़ा है। ब्रिटेन की महारानी का सब जगह शासन चलता है, जो छोटे छोटे देश इससे जुड़े हुए हैं। तो ये एडम स्मिथ आप कह सकते हैं यूके के रहने वाले, ब्रिटेन के रहने वाले, या फिर स्कॉटलैंड के रहने वाले, बेसिकली थे स्कॉटलैंड के गांव के। 1776 में एडम स्मिथ अपनी एक किताब लिखते हैं, या उस पुस्तक पूरा नाम है इंक्वायरी एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। शॉर्ट में हर किताब में इसका नाम मिलेगा वेल्थ ऑफ नेशन। और इस बुक में, इस किताब में हर अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हुए यह कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ।
अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें धन का अध्ययन किया जाता है, जैसे अभी मैंने बताया था अर्थशास्त्र धन का विषय। यह बात सबसे पहले एडम स्मिथ के द्वारा अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में 1776 गई। इसलिए एडम स्मिथ हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ का एक दूसरा नाम भी है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो पहली बार अर्थशास्त्र की परिभाषा देने के कारण कहते हैं। इनका एक दूसरा नाम भी है, इनको फादर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता। अब आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि एडम स्मिथ से पहले जितनी भी इकोनॉमिक्स की छोटी मोटी पुल की परिभाषाएं दी गई, उसमें बार्टर सिस्टम का उपयोग किया गया बजाय कि मनी या फिर पैसे के। बार्टर सिस्टम क्या होता है ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा अब आपको। सिस्टम अब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो जब हम मुद्राओं के विकास के बारे में बैंकिंग में पढ़ेंगे 1.5-2 घंटे आराम से, तो इसके बारे में और डिटेल से बताऊंगा। अभी सिर्फ पहले करेंसी या नोट या मुद्रा नहीं हुआ करती थी। रुपया शेरशाह सूरी ने सबसे पहले चलाया था, सासाराम बिहार में उनका मकबरा है, आपको पता होगा। ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो शेरशाह सूरी के द्वारा ही डेवलप किया गया था। तो उस समय विनिमय प्रणाली चलती थी, बार्टर सिस्टम चलता था, जब पैसा नहीं था, जब करेंसी नहीं थी, यानी वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना। मेरे पास चावल है, मैंने आपको दे दिया, आपसे गेहूं ले लिया। मेरा इकोनॉमिक्स अच्छा है, हिस्ट्री अच्छा है, मैंने आपको इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री समझा दिया, आपने मुझे मैथ समझा दिया। पैसे का लेन देन नहीं हुआ, वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान हुआ। इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। अब आप में से कोई बच्चा सोच सकता है कि सर ये बार्टर सिस्टम आज चल रहा है या आज खत्म हो चुका है? तो पहली बात तो ये कि बार्टर सिस्टम आज भी चलता है। आपके घर से जब आप आते हैं तो कोई मिठाई विठाई लेके आते हैं तो आपके रूम पार्टनर को देते हैं, आपके पड़ोसी को देते हैं, दोस्त को देते हैं। फिर जब वो घर जाता है तो वो सब्जी या फिर फल फ्रूट लेके आता है तो वो फिर आपको देता है। ताली दोनों हाथ से बजती है। आप समझ रहे हो कि ये प्रेम है, लेकिन कई बार आपने नोटिस किया होगा, आपके दिमाग में आइडिया आता होगा, यार उसने भी दिया था मुझे भी देना चाहिए, और आप दे देते हो। ये आदान प्रदान है, भावनाओं का है ही, साथ में वस्तुओं का भी है। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि रोड पे आज भी कई बार ऐसा व्यक्ति आवाज लगाते हुए आता है जो कहता है कि अपने पुराने कपड़े दे दीजिए, उसके बदले में ये स्टील का बर्तन या प्लास्टिक की बाल्टी ले लीजिए। वो पैसे का लेन देन नहीं कर रहा है आपके साथ, आपके पुराने कपड़े और जूते के बदले में प्लास्टिक या स्टील का बर्तन दे रहा है। इसका मतलब वो बार्टर सिस्टम को अपना रहा है आज भी। यानी बार्टर सिस्टम आज पूरी तरह से जीरो लेवल पे नहीं पहुंच गया है। यहां तक कि जब हाइपर इन्फ्लेशन होता है, जैसे अभी में हो रखा है, देखा होगा आपने, तो हाइपर इन्फ्लेशन के समय महंगाई इतनी अधिक बढ़ जाती है कि लोग रुपए पैसों का लेन देन करने की बजाय वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान करना ज्यादा सही समझते हैं। तो वापस बार्टर सिस्टम डेवलप हो जाता है, वापस हम पुराने समय में पहुंच जाते हैं जैसे पहले हुआ करता था। अब बार्टर सिस्टम जो है उसकी कई कमियां हैं। सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस मैच करवाना बड़ा मुश्किल होता है, दोहरा संयोग। अब ये दोहरा संयोग क्या होता है? जैसे मेरे पास चावल है और मुझे गेहूं की आवश्यकता है, तो मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसके पास गेहूं हो और जिसे चावल की आवश्यकता हो। तो क्या ऐसा व्यक्ति आसानी से मिल जाता है या मुश्किल है? मुश्किल है। तो पहला तो यही है, दोहरा सहयोग मैच नहीं कर पाता बार्टर में। आज है, पैसा है, लेके जाइए और अपना चीज खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अमेजन से ऑर्डर दे दीजिए, आपके घर तक पहुंच जाएगा 4-5 दिन में। समस्या या दूसरी प्रॉब्लम क्या है बार्टर वस्तु विनिमय प्रणाली में? कि जब आपको महंगी चीज के बदले में सस्ती चीज खरीदनी होती है तो आप फंस जाते हैं। मान लीजिए एक हाथी है मेरे पास और उस हाथी के बदले में 40 बकरियां आती है, लेकिन मुझे 2 ही बकरी चाहिए, तो क्या मैं हाथी की टांग काट के दूंगा? ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन आज हमारे पास रुपया है, तो मेरे बैंक में 50 लाख पड़ा हुआ है मान लीजिए, उसमें से मुझे 2 बकरियां खरीदनी है, मैं 10-20 हजार रुपए निकालूंगा, 2 बकरियां खरीद लूंगा।
पहले फंस जाता था आदमी, महंगी चीज के बदले में सस्ती चीज दे नहीं पाता था। मान लीजिए हीरो का व्यापारी है, राजस्थान से निकला, गुजरात जा रहा है, बीच में चाय पीने का मन हुआ, तो आज तो हम 7 रुपए 6 रुपए देके चाय पी लेंगे, तो उस समय हीरा देके चाय पीता तो पूरे खानदान को चाय पिलाता 7 पीढ़ियों तक, तो भी हीरा खत्म नहीं होता, और खानदान क्या चाय पीने उसी चाय वाले के पास जाता। नई समस्या है। तीसरी समस्या बार्टर सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन की समस्या। जब हम वस्तुओं का आदान प्रदान करना चाहेंगे तो हमें वस्तु लानी पड़ेगी और फिर वापस वस्तु ले जानी पड़ेगी। आज तो हम सीधा पैसा लाते हैं अकाउंट में, आजकल गूगल पे भी कर देते हैं, कोई भार सहन करने की आवश्यकता नहीं है, पहले करना पड़ता था। इसीलिए इनको मॉडर्न इकोनॉमिक्स के पिता भी कहते हैं, एडम स्मिथ को, क्योंकि पहली बार इन्होंने बार्टर परिभाषा दी इकोनॉमिक्स की। तीसरा, एडम स्मिथ का एक नाम और है, इन्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र के पिता। रेगनर फ्रिस्क एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 1933 में अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांट लिया, एक छोटा अर्थशास्त्र, एक बड़ा अर्थशास्त्र, एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र, एक वृहद अर्थशास्त्र, एक माइक्रो या फिर एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप जो बीपीएससी में पढ़ते हैं वो ज्यादातर मैक्रो इकोनॉमिक्स है, नेशनल इनकम, एग्रीकल्चर, बजट, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, मंदी। और जो वनडे एग्जाम वाले ज्यादातर पढ़ते हैं उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन होता है, उसके साथ माइक्रो का भी ज्यादा होता है, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। कंपनियों से रिलेटेड जो चीजें हैं इंडिविजुअल, वो आप माइक्रो में शामिल कर सकते हैं, और जो देश की अर्थव्यवस्था और समाज और हम सबसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो मैक्रो में शामिल कर सकते हैं। तो माइक्रो एंड मैक्रो को बांटने वाले भी अर्थशास्त्री जो रेगनर फ्रिश बाद में आए, उनका कहना था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, क्योंकि इन्होंने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में बातें माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताई, मैक्रो के बारे में कम बताई। चौथा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पिता, पूंजीवाद जो फ्रांस, अमेरिका या फिर ब्रिटेन में अपनाया गया है। अब इनको हम फादर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्यों कहते हैं, पूंजीवाद के पिता क्यों कहते हैं, ये उतार दीजिए, इसके बाद बताता हूं। अभी तो उसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। MICRO, इसको व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं।
लिख लिया सब लोगों ने? मिटा दूं? अरे भाई मिटा दूं? अब मैंने बताया ना, एडम स्टार नामों से जानते थे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि पहली बार परिभाषित किया इन्होंने अर्थशास्त्र को, इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहली बार पैसे से जोड़कर इकोनॉमिक्स की परिभाषा दी, पहले बार्टर सिस्टम से जोड़कर देते थे लोग। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ज्यादा बताया। और बात, फादर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के पिता क्यों कहते हैं, ये समझने वाली बात है ना। समझ, एडम स्मिथ ने 7 और अपनी इस बुक वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ साहब ने एक थ्योरी दी, और वो थ्योरी क्या थी? लेजे फेयर स्टेट। और लेजे फेयर स्टेट का क्या अर्थ होता है? ये एक फ्रेंच वर्ड, तो में ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रांस में जो भाषा बोली जाती है उसका शब्द। और इस लेजे अर्थ की अर्थव्यवस्था जहां पर वस्तु और सेवा की कीमत का निर्धारण सरकार करे ना, सॉरी, सरकार ना करके बाजार करे, यानी लेता है एडम स्मिथ के अनुसार कि सरकार को वस्तु और सेवा की कीमत तय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरकार का काम शासन चलाना है, बाजार व्यवस्था करना नहीं। और सरकार को न्याय, शिक्षा, पेयजल, चुनाव इत्यादि पर ध्यान देना चाहिए, ना कि यह बताना चाहिए 10 रुपए में कोलगेट बेचो और 50 रुपए में पेप्सोडेंट बेचो। अगर यह काम बाजार का सरकार करेगी तो सरकार का काम कौन करेगा? तो सरकार को मैनेजमेंट वाला काम देखना चाहिए, रेगुलेशन वाला काम देखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट और उत्पादन वाली जो प्रक्रियाएं हैं और कीमतों के निर्धारण का जो मार्केट मैकेनिज्म है वो बाजार पर छोड़ देना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बाजार पर छोड़ देगी सरकार और वस्तु और सेवा की कीमत का निर्धारण सरकार नहीं करेगी, बाजार खुद करेगा। तो कैसे? तो बाजार में दो शक्ति, एक और ये मिलकर वस्तु, कैसे, ये समझने वाली बात है कि गुड्स एंड सर्विस, वस्तु और सेवा की या बहुत इजी है, बहुत ही इजी। आप जब जींस खरीदने जाते हैं उस पर कीमत लिखी होती है, मोबाइल खरीदने जाते हैं उस पर प्राइस, लेकिन जब आप लोग टमाटर खरीदने जाते हैं उस पर ठेले वाले के पास प्राइस नहीं होता है, लेकिन उसकी एक कीमत है। आप जब ककड़ी खरीदने जाते हैं, पपीता खरीदने जाते हैं, उसकी भी एक कीमत है, लेकिन उस पर प्राइस नहीं लिखा होता है। अगर ज्यादा पपीता और टमाटर पैदा हो गया, सप्लाई ज्यादा हो गई, तो पपीता और टमाटर सस्ता हो जाएगा, और अगर कम पैदा हुआ तो इसका मतलब महंगा हो जाएगा। आज देख लीजिए आज क्या है, अरे महाशिवरात्रि, और आज जब महाशिवरात्रि है तो दूध का कंजप्शन क्या हुआ? ज्यादा हुआ, तो आपको दूध मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो महंगा मिलेगा, क्योंकि दूध की डिमांड क्या हो गई? हाई। क्योंकि जितनी तेजी से वस्तु और सेवा की डिमांड बढ़ती है उतनी तेजी से सप्लाई नहीं हो पाती। भाई रोजाना जितना दूध पैदा हो रहा है उतना ही हो रहा होगा ना। आज ज्यादा क्या करेंगे, पानी मिला के थोड़ा ज्यादा बेच देंगे लोग, लेकिन पानी भी तो लिमिटेड मात्रा में मिलाया जाएगा ताकि दूध में पानी दिखाई ना दे। ऐसे थोड़ी पानी में दूध दिखाई दे, इतना तो नहीं मिला सकते। आप हीरे को देखिए, हीरा इतना महंगा क्यों है? क्योंकि लिमिटेड है, ज्यादा है। मिट्टी इतनी सस्ती क्यों है? क्योंकि अनलिमिटेड है, मांग बिल्कुल नहीं है। हालांकि गीत भी अक्षय कुमार का है, तेरी मिट्टी में मिल जावा, वो बात अलग है।
अब वस्तु और सेवा की जो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के द्वारा तय होती है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, ये दोनों जहां मिल जाएंगे वहां वस्तु और सेवा की कीमत तय हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया, और नामों से जाना जाता है, और वो दो और नाम कौन से हैं? पहला को हम मार्केट में कह सकते, क्योंकि बाजार में ही वस्तु और सेवा की कीमत को तय करने वाली मांग और पूर्ति की शक्तियां पाई जाती हैं। इसका नाम है थ्योरी थ्योरी इनविजिबल हैंड, यानी अदृश्य हाथ का सिद्धांत। अदृश्य हाथ का सिद्धांत यानी सरकार का हाथ दिखाई नहीं दे रहा है, वस्तु और सेवा का हाथ, जो वस्तु और सेवा की जो सप्लाई है, डिमांड है, उसका भी कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन इनडायरेक्टली न दिखाई देते हुए भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड एंड सप्लाई वस्तु और सेवा की कीमत तय कर देती है। इसलिए इसे कहते हैं, कौन है अदृश्य हाथ की तरह यहाँ पे? डिमांड एंड सप्लाई। और वो क्या तय कर रही है? वस्तु और सेवा की प्राइस। इसको एक बार अदृश्य हाथ का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड। थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड अगर एग्जाम में पूछा जाए, थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड, मार्केट मैकेनिज्म या लेजे फेयर स्टेट, ये क्या है? तीनों सिद्धांत तो तीनों एक ही है, और किसके द्वारा दिया गया? एडम स्मिथ के द्वारा। और इन किसका जन्म होता है? पूंजीवाद का। किसका जन्म होता है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का। मिटा दूं? आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी आज पहली क्लास है? पहली क्लास है? बैठो बैठो। एक हिस्ट्री की क्लास हो चुकी है, तो उसका एक लिंक है वीडियो का, वो आप देख लेना। मिटा दूं? यहाँ पे एक चीज और समझनी है प्यारे बच्चों आपको, कई बार तीन का भी अर्थ मैं यही बता देता हूं ताकि चलकर कोई कंफ्यूजन दिल और दिमाग में ना हो। आपने सुना होगा सर, एक होता है कॉस्ट, यानी एक होता है लागत किसी गुड, एक आपने सुना होगा कीमत यानी प्राइस या मूल्य, और एक MRP मैक्सिमम अधिकतम खुदरा मूल्य। कई बार बच्चा कंफ्यूज रहता है सर तीनों में क्या अंतर होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए, वस्तु और सेवा की जो कॉस्ट होती है या लागत होती है, उसका मतलब होता है कि उसको बनाने में कितना खर्चा है। जैसे मान लीजिए टेबल है, उसको बनाने में 500 रुपए का खर्च आता है, तो वो उसकी लागत, ये कॉस्ट है। अब
500 रुपए में उस टेबल को नहीं बेचा जाएगा। जो भी बेचने वाला होगा वो अपना प्रॉफिट भी निकालेगा, तो कोस्ट में मेकर का प्रॉफिट उसमें 50 रुपए का बन उसकी ये उसकी कीमत है। अब सोचने वाली बात है, एमआरपी बिल्कुल अलग है, क्योंकि केवल लाभ को लागत के साथ मिलाकर चीजें नहीं बेची जाती। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, हमाली यानी उतारने चढ़ाने सामान का वो खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, स्टोरेज का खर्चा, गोडाउन का खर्चा, टैक्सेस का खर्चा, अनगिनत खर्चे और आते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अनगिनत खर्चों को मिला के इस 550 रुपए के या बेंच को 10,000 रुपए में बेच दें? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन सेलर को कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर टेबल या कुर्सी या बेंच कितने में बेचना है, और कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि इसको मैक्सिमम कितने में खरीदना है? तो उसके ऊपर एक कीमत लिख दीजिए, ताकि बेचने वाले को पता चले कि इससे ज्यादा बेचना क्राइम है, और खरीदने वाले को ज्यादा अच्छे से पता चल सके कि इससे ज्यादा मात्रा में या इससे ज्यादा पैसे में खरीदना बेवकूफी है। तो सरकार ने लाइए, मोबाइल खरीदिए, बेल्ट खरीदिए, मॉल में कोई चीज खरीदिए, एमआरपी लिखवा दिया। अगर एमआरपी नहीं होता, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं होता, तो जो चीज बिहार में मोबाइल 2,000 रुपए का बिक रहा है वो राजस्थान में 2,500 चीजें कीमतें। और जब कीमतों में वेरिएशन होता है तो तस्करी होती है, स्मगलिंग होती है, कंज्यूमर को लॉस होता है। जैसे दिल्ली और हरियाणा की बात करें तो दिल्ली में दारू सस्ता है, हरियाणा में महंगा है। दिल्ली में 80 रुपए मिलता है, हरियाणा में 100 रुपए मिलता है। तो हरियाणा का आदमी क्या करता है, एक कार्टून भर के दिल्ली से दे जाता है। स्मगलिंग, तस्करी टाइप का कॉन्सेप्ट। बिहार में शराब बंद है, झारखंड से शराब ले आते हैं लोग, पेट्रोल नेपाल से ला रहे हैं लोग, देखा होगा तुमने, सुना होगा। तो फिर पेट्रोल डीजल सब। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ तीनों में डिफरेंस है, तीनों का कॉन्सेप्ट अलग है। इसके ऊपर बस समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए, इसे अभी तक जो भी पढ़ाया वो समझ में नहीं आया, या कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही। कल कुछ दूसरा पढ़ेंगे, आई मीन टू से दैट हिस्ट्री या करंट अफेयर टाइप का।